हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एवं बिहार स्टेट यूपी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंतर्गत यह हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने उसे सोल्व नहीं किया है तो आप उसे जाकर सोल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट अगर कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? ए केरला, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। देखिए, रेगुर मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी कहने का मतलब होता है काली मिट्टी, और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अब इस प्रश्न को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रेगुर मिट्टी जो होता है वो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होता है। किसके कारण होता है? बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होता है। इसका अन्य नाम, जैसा कि हमने बताया कि इसको हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला देखिए, यहाँ 3-4 प्रश्न जो आपको बन जाता है इससे संबंधित, वो ये कि रेगुर मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? तो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपयोगिता जो है किस खेती के लिए सबसे अधिक है? तो कपास की खेती के लिए सबसे सूटेबल मिट्टी है ये, ठीक है। तो रेगुर मिट्टी अर्थात काली मिट्टी जो है, जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस मिट्टी को स्वतः कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या आप देखेंगे कि जब बारिश होता है और उसके बाद जब ये ड्राई होता है तो ये क्या होता है, दरार फटने लगती है इसमें, अर्थात इसको सेल्फ एरिगेटेड भी बोलते हैं। सो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन उसमें ये रहता है कि स्वतः कृषि मिट्टी किसको कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी को कहा जाता है, और रेगुर या काली मिट्टी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानस इनमें से किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी यमुना एंड डी ब्रह्मपुत्र। देखिए, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत जो इसका है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो ऑरिजिन है वो कहाँ है? मानसरोवर झील के पास, और मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितना है? 2900 किलोमीटर है। वहीं अगर इसका अपवाह तंत्र की बात करें, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो मानसरोवर लेक के बाद ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए ये कहाँ पर जाता है? भारत होने के बाद बांग्लादेश में गिर जाता है। तो बांग्लादेश में गिरता है, तो अर्थात तिब्बत, भारत और बांग्लादेश हो गया इसका अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ में कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में है दिबांग, कमेंग एवं लोहित। मानस तो आपने देखा ही, सो मानस, दिबांग, कमेंग एंड लोहित। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतनी बातें आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाननी चाहिए। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ये बताइए कि आपको मैंने ये बताया कि सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में अर्थात तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। चूँकि आपको मैंने ये भी बताया कि इसकी जो अफवाह तंत्र है वो 3 देशों में है। कौन कौन? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मानसून पूर्व होने वाले वर्षा को कॉफी वर्षा के नाम से कहाँ जाना जाता है? देखिए, एक जब प्री मानसून बारिश होता है, ठीक है, मानसून के आगमन से पहले का जो बारिश होता है, तो जब मानसून एंट्री लेने से पहले बारिश होता है उसको कॉफी वर्षा के नाम से कहाँ जाना जाता है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। ए केरल, बी असम, सी कर्नाटक, डी बंगाल। देखिए, मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को अन्य जगहों में अन्य भिन्न भिन्न अर्थात भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, और कॉफी वर्षा जो है वो कर्नाटका में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। अब कुछ अन्य नामों का जान लेते हैं जो मानसून पूर्व वर्षा के जो अन्य नाम हैं। असम में इसको चाय वर्षा के भी नाम से जाना जाता है। वहीं बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। केरल में मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है।
वहीं कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम के भी नाम से जाना जाता है। एवं कुछ अन्य जगहों पर इसको नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। किसको? मानसून पूर्व वर्षा को। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वात घाटी कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी लद्दाख एंड डी भारत। देखिए स्वात घाटी जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में किधर स्थित है? पाकिस्तान के अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर देखिएगा, जो पाकिस्तान का नॉर्थ है, मान लेते हैं ये पाकिस्तान का एरिया है, तो पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है वहाँ पर स्वात घाटी है। और इस स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग भी बोला जाता है। तो स्वात घाटी अर्थात स्वात वैली कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। कितना डिग्री से जाता है? 23.5 डिग्री से। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से कर्क रेखा गुजरती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके पास ऑप्शन है ए स्वर्णरेखा नदी, बी माही नदी, सी यमुना नदी एंड डी सोन नदी। देखिए माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी माही नदी। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कांगो और जायरे नदी जो है, कांगो और जायरे नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है। किसको? इक्वेटर को 2 बार काटती है। आप जब लाइन पढ़ते होंगे, ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री एंड ये 23.5 डिग्री साउथ। तो कर्क रेखा को तो हम भारत के देख लिए कि भारत के माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रहे हैं। वहीं कांगो और जायरे नदी जो है विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री को 2 बार काट रही है। एक लिम्पोपो नदी है। क्या है? लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर क्या है? ए 17.6%, बी 22.2%, सी 25.4%, डी 28.6%। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 25.4%। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25.4%। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन के मामले में बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? ए रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। अर्थात ये सही क्रम का कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन से लेकर कम उत्पादन तक आपका सीरीज दिया हुआ है। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, बिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास एंड डी रोहतास, पूर्णिया, औरंगाबाद। देखिए अगर चावल उत्पादन के मामले में बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2019-20 में जो बिहार में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन हुआ था रोहतास में हुआ है। और रोहतास में कितना हुआ है? 9.2 टन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो स्थान आता है वो है औरंगाबाद का। औरंगाबाद में यह 5.5 टन 5.5 लाख टन है। ठीक है, 9.2 लाख टन, 5.5 लाख टन। और वही कैमूर में जो है 4.2 लाख टन है। कैमूर में कितना है? 4.2 लाख टन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। चावल के उत्पादन में ये 3 जिला जो है बिहार का वो सबसे अव्वल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? ए पूर्णिया, बी कटिहार, सी अररिया, डी गया। देखिए अब अपना आंसर जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं। वीडियो को पॉज करके आंसर को जरूर दीजिए। मक्का उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बिहार में मक्का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कटिहार में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कटिहार। अब मैं आपको बता दूं कि कटिहार के बाद जो नंबर आता है वो पूर्णिया का आता है और पूर्णिया के बाद अररिया का आता है। तो कटिहार, पूर्णिया और अररिया में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर आप वर्ष 2019-20 में राज्य की कुल मक्का उत्पादन में जो हिस्सा है कटिहार का देखिएगा, तो जो कटिहार का टोटल उत्पादन है उसमें अकेले कटिहार का जो है, जो बिहार का टोटल मक्का उत्पादन है उसमें अकेले कटिहार का 15% से अधिक हिस्सेदारी था। अर्थात लगभग जो 5.3 लाख टन जो था वो हिस्सा किसका था? कटिहार का था।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट इस लॉकडाउन में उनको भी इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिले। चलिए अगला प्रश्न है, अलवर्दी खां को वर्ष अर्थात किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? ए 1729, बी 1734, सी 1746 एंड डी 1733। देखिए अलवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर जो है 1733 में नियुक्त किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1733। अगला प्रश्न है, ब्राजील के पठार के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जो ब्राजील के पठार है उसके घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ए पंपास, बी कंपोस, सी बेल्ट्स एंड डी डॉन्स। देखिए पंपास की अगर हम बात करें तो पंपास जो है अर्जेंटीना में होता है, ठीक है, कहाँ होता है? अर्जेंटीना में। डॉन्स कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट्स कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका। तो बचा एक बी कंपोज। कंपोज होता है ब्राजील में होता है, कहीं आपको कंपोज कहीं कंपोज इस तरह से मिलेगा। तो कंपोज जो है ब्राजील के पठार के घास मैदान को कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंपोज। ये कुछ मैप है, आप मैप के भी थ्रू देख सकते हैं। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, लेनोस कैंपोस सवाना स्टेपी यूरोप में, बेल्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है, सवाना अफ्रीकन, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया एंड क्विंसन। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है अर्थात E बराबर mc², ठीक है, जिसका जो कंसेप्ट है 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतल एक मिश्र धातु है। ए निकल एवं तांबा का, बी तांबा एवं चांदी का, सी निकल एवं जस्ता का, डी तांबा एवं जस्ता का। देखिए निकल में जो होता है 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा एवं जस्ता। कॉपर 70% और जिंक 30%। तो इस प्रश्न का क्या सही आंसर हुआ? ऑप्शन डी तांबा एवं जस्ता। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ए सिलिकॉन, बी लोहा, सी ऑक्सीजन एंड डी एल्युमिनियम। अगर हम मात्रा की बात करें, तत्व की मात्रा की बात करें पृथ्वी पर, तो इसे इस तरीके से देख लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे 360 डिवाइडेड है, ओके, एक हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो जो 46% है, लगभग 46.60% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद आता है नंबर सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन कितना है? 27.72% है। ये क्या है? सिलिकॉन है। अगर एल्युमिनियम की बात कीजिएगा तो एल्युमिनियम कितना है? 8.81% है। और फिर उसके बाद लोहा की बात कीजिएगा तो ये 5% और रेस्ट ऑल बाकी है। सो सबसे ज़्यादा जो आता है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा अर्थात Fe। ये क्रम होता है पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं उसका। तो इस प्रश्न में सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो है सीक्वेंस उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑक्सीजन हटा देगा, उसके बाद ये जो 4 में से 3 जो है ऑप्शन दे देगा सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम। अगर सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम रहेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का जो हिमांक होता है, इसको हिमांक कर लीजिएगा, हिमांक हो गया है, हिमांक कर लीजिए, ठीक है। जो हिमांक होता है वो क्या होता है? अशुद्धि अगर उपस्थित रहेगा तो किसी पदार्थ का हिमांक क्या होगा? ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी पहले कम और फिर बढ़ जाता है, डी अपरिवर्तित रह जाता है। अगर अशुद्धि उपस्थित रहेगा किसी पदार्थ में तो उसका जो हिमांक है वो क्या हो जाएगा? हिमांक एवं जो द्रव्यनांक है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण हिमांक और द्रव्यनांक किसी पदार्थ का कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कम हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ए इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या, बी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान की संख्या की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 16 है जो परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी तत्व के नाभिक में, है ना, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? अर्थात किसी भी व्यक्ति को कम सुनाई दे रहा है तो उसको सही से सुनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग वो कान में करते हैं? ए ऑडियोमीटर, बी एनेमोमीटर, सी ऑडियोफोन एंड डी अल्टीमीटर। देखिए कान में जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो होता है ऑडियोफोन। क्या होता है? ऑडियोफोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑडियोफोन। अब इसके अलावा आपके ऑप्शन में 3 अन्य भी दिए हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। अगर हम ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियोमीटर से क्या पता चलता है? ध्वनि की तीव्रता पता चलता है। क्या पता चलता है? ध्वनि की तीव्रता। एनेमोमीटर से क्या पता चलता है? एनेमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति का पता चलता है हमको। और अल्टीमीटर से क्या पता चलता है? अल्टीमीटर जब भी विमान फ्लाई कर रहा होता है तो उसकी ऊंचाई पता चलता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट की ऊंचाई पता चल रहा है। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान हासिल किया है? आपको बताना है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 जारी हुआ है इनमें से कौन सा देश है जो नंबर 1 पर है, अर्थात फर्स्ट पोजीशन पर है, सबसे ज़्यादा हैप्पी है? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड एंड डी स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। जो नंबर 1 पर इस इंडेक्स में आया है वो फिनलैंड है। देखिए एक तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। ओके, तो आप यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन नेटवर्क को याद रखिए। इंडिया का जो इसमें स्थान था वो 139 था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में क्या था? फिनलैंड हैज़ बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिनलैंड को सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री इसमें शो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? ए भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के रक्षा मंत्री। देखिए भारतीय सेना के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अभी जो हायरार्कियल की बात कीजिएगा तो इस तरह से है, सुप्रीम कमांडर में राष्ट्रपति हैं और डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पर आप देखिए तो सीडीएस एक बैठा दिया गया है और उसके बाद तीनों सेनाओं के चीफ आते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ। तो इस तरह से इनका हायरार्की चल रहा है। तो भारत के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर जो होते हैं आपको याद रखना है राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रतौंधी इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए रतौंधी जो होता है वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, अब कुछ अन्य बीमारियों को भी देख लेते हैं, जैसे बेरी बेरी जो एग्जाम में पूछा जाता है, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी कर लीजिएगा, B1 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये क्या है? बेरी बेरी विटामिन B1 के कारण होता है। वही एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? विटामिन B6 के कारण होता है। क्या होता है? एनीमिया विटामिन B6 के कारण होता है। और स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। रिकेट्स, रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण। और फर्टिलिटी अर्थात इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसको, इनफर्टिलिटी, जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई के कारण। और रक्त का थक्का न बनना विटामिन के कारण। एक बार फिर से देख लेते हैं,
बेरी विटामिन B1, एनीमिया विटामिन B6, स्कर्वी विटामिन C, रिकेट्स विटामिन D, जनन शक्ति का कम होना विटामिन E, रक्त का थक्का न बनना विटामिन K के कारण। चलिए, और रतौंधी विटामिन A के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 एंड डी अनुच्छेद 21 का। देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत किया गया है। और यह जो प्रोविजन है भारतीय संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 का। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का जो प्रोविजन है वो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत किया गया है। और यह प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 2002 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? जो फाइनेंस कमीशन होते हैं उनके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 283। वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के प्रोविजन किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और इस वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 280 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अपॉइंटिंग फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। ओके, वहीं अगर राज्य वित्त आयोग का पूछ देता कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है ये अनुच्छेद 243। लेकिन सिर्फ पूछ रहा है वित्त आयोग, तो अनुच्छेद 280 होगा। अगर हम पहला वित्त आयोग की बात करें तो पहला वित्त आयोग जो था उसका गठन 1951 में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? फाइनेंस कमीशन 15th चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? एनकेसी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है हर एक 5 वर्ष के बाद। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है अनुच्छेद 243 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत किया जाता है। पहला वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे और पहला वित्त आयोग 1951 में गठन किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वां वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं एनकेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपात का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 एंड डी अनुच्छेद 360। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी की जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 352। वहीं अगर हम भारत में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होता है। और वित्तीय उपबंध की बात करेगा, अगर वित्तीय आपात की बात करेगा तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अभी तक कभी भी भारत में वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 भारत में राष्ट्रपति शासन लागू और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। विधि के प्रश्न पर कोई मुद्दा ऐसा है जिस पर कानूनी सलाह कौन ले सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से। ए राष्ट्रपति को अधिकार है यह, बी किसी भी हाई कोर्ट को, सी प्रधानमंत्री को, डी उपयुक्त में से सभी को। क्या सभी ले सकते हैं? देखिए, भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन जो है अर्थात जो भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 143 है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधि के प्रश्न पर सलाह ले सकता है। लेकिन यह सलाह जो है बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति पर। वो सलाह को मान भी सकता है, सलाह को नहीं भी मान सकता है। तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट पर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक होता है फंडामेंटल राइट और एक है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो यहाँ चर्चा जो चल रहा है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, एफडी की बात कर रहा है।
ए अयंगर समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी ठक्कर समिति। देखिए भारतीय संविधान के में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करेगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के समय एक स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था और स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन किया था। और उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जो देखिएगा तो भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, और यह एक संशोधन लाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन यहाँ कर लीजिएगा 1976 के द्वारा शामिल किया गया, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के संस्तुति पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति एंड डी लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। इट इज सेड अबाउट द मंत्रिपरिषद वी विल स्विम एंड सिंक टुगेदर। ठीक है, साथ में तैरेगा और साथ में डूबेगा भी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल की नमी पर, सी जल चक्र पर एंड डी तापक्रम पर। वर्षा कितना होगा यह किस बात पर निर्भर करता है? वर्षा की जो मात्रा होता है वह वायुमंडल की नमी पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल की नमी पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा ए निर्वात में, बी वायु में, सी जल में, डी इस्पात में। अब हम ध्वनि के वेग की बात करें तो ध्वनि का गति जो होता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस माध्यम से होकर गुजर रहा है, अर्थात ठोस से गुजर रहा है, निर्वात से गुजर रहा है, वायु से गुजर रहा है या इस्पात से, यानी ठोस, द्रव और गैस किससे गुजर रहा है। तो ध्वनि की चाल की हम बात करें तो उसके सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि उसका माध्यम पर निर्भर करता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि क्या है, निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। तो ध्वनि को गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, इस्पात में, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन जो आपको मैंने समझाया वही यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या? विटामिन सी का ए संतरा, बी सी गाजर, डी आंवला। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो होता है आंवला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंवला। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और अभी जस्ट बताया था कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है शरीर में। क्वेश्चन नंबर 30 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून को, बी 22 मई को, सी 22 मार्च को, डी 23 जून को। देखिए जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मई। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, डी नागासाकी में। ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरित गृह प्रवाह क्या है? ए वैश्विक तापमान में वृद्धि, बी वैश्विक तापमान में कमी, सी सागर जल के ताप में वृद्धि एंड डी झीलों के तापमान में वृद्धि। हरित गृह प्रवाह जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैश्विक तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 33 है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ए 1831 में, बी 1829 में, सी 1845 में एंड डी 1855 में। 1855-56 ईस्वी को
संथाल विद्रोह हुआ था और यह एक प्रमुख ट्राइबल विद्रोह था, ट्राइबल रिबेल था, अर्थात यह एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था जिसका नेता था सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव नामक 4 भाई थे जो संथाल विद्रोह के लीडर थे और यह कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1855। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? अर्थात स्लैब ऑफ द स्लैब किसको बोला जाता है? ए मोहम्मद गोरी को, बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी बलबन को, डी इल्तुतमिश को। स्लैब ऑफ द स्लैब का जो संज्ञा होता है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ए प्रथम लघु शिलालेख से, बी 13वें शिलालेख के द्वारा, सी रुमिन देवी स्तंभ लेख के द्वारा, डी ह्वेनसांग के विवरण के द्वारा। जैसा कि आपको मालूम है कि अशोक के अपने जो शासन था उसका 8वां साल जब हुआ था, अर्थात 261 ईस्वी पूर्व को कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। और यही वो टर्निंग मोमेंट था जब बहुत सारे चीज़ें चेंज हुआ था अशोक के लाइफ में। और इस कलिंग युद्ध का जो विवरण है वह 13वें शिलालेख के द्वारा हमें पता चलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13वां शिलालेख। कभी कभी आपको यह पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था और अशोक के शासन के 8वें वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 एंड आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? वो काफी बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो यूरोपियों की तुलना को जो है मधुमक्खियों से की थी। ए मुर्शीद कुली खां, बी सरफराज खां, सी अलवर्दी खां, डी मीर जाफर। ठीक है, अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना जो है ना मधुमक्खियों से की थी। उन्होंने कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देगा और यदि इसको छेड़ दिया गया तो ये काट काट कर मार देगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलवर्दी खां। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको हम टेस्ट सीरीज 3 में। इस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर बनाइए सो दैट आपके जो आगामी 67th बीपीएससी और बिहार बीपीएससी है उसमें आपको, बिहार सीडीपीओ जो है उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिले।